Hello and welcome to Never Too Late, my podcast. अपनी कहानी, अपनी ज़बानी बोलने का जो मौका मिलता है इंसान को, तो अपने ही पॉडकास्ट पे मिलता है। जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, वो कहानी हमारे फैमिली की लेगेसी की है। एक 14 साल का बच्चा, जी हाँ, मेरे फादर श्री सरदार मलिक, 14 साल की उम्र में मेरे पिता सरदार मलिक अपनी फैमिली से भाग रहे थे, क्योंकि वो फंडामेंटल नहीं थे। एक ऐसा बच्चे का जोश था कि वो आर्टिस्टिक था, क्रिएटिव था। वो किसी भी सिस्टम में बंधना ही नहीं चाहता था, ना रिलीजन के, ना रूल्स के, ना रेगुलेशन के, ना फैमिली के। मेरे पिता 14 साल के थे। एक रात जब कुछ लोग उन्हें मारने आए या उठाने आए या ये कहने आए कि अगर तुमने हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और हमारे विचारों को फॉलो नहीं किया तो तुम्हें मार दिया जाएगा, वो बच्चा बड़ा हैरान हुआ। उसके पास एक ही रास्ता था, और वो रास्ता था एक रेलवे ट्रैक। उसने मेंटली ये सोचा, अगर ये रेलवे ट्रैक के ऊपर मैं भागना शुरू करूं और भागता चला जाऊं, तो कहीं ना कहीं तो जाके एक अलग दुनिया होगी, एक अलग स्टेशन होगा, और कोई उसे फिर उसका पीछा नहीं कर सकता, उसका फॉलो नहीं कर सकता, उसको तंग नहीं कर सकता। एक रिलीजियस फैमिली में पैदा होने के बावजूद उस बच्चे के अंदर एक ऐसा टैलेंट था कि वो हवाओं पे, बारिशों में, तूफानों में नाचता, लिटरली डांसिंग। एक ऐसा किड जिसके अंदर अपने आप एक तरंग थी, अपने आप उसे डांस का शौक था, म्यूजिक का नहीं, डांसिंग का शौक था। वो भागता चला गया उस रेलवे ट्रैक से, जहां तक वो जा सकता था। पूरी रात दिन, 4 दिन की ट्रैवल के बाद या 5 दिन के ट्रैवल के बाद वो एक शहर पहुंचा, और वहां पर उस रात उसने देखा कि उस जमाने के जो महाराजा थे, ये मैं बात कर रहा हूं कपूरथला की, वहां पर एक गेट टुगेदर था। वहां पर आर्मी पीपल थे, ब्रिटिश थे, और ये डेफिनेटली उस एरा की बात कर रहा हूं जो ब्रिटिश के टाइम्स का एरा है। एंड वहां पर महाराजा कपूरथला की जो पूरी सिक्योरिटी थी और सारे लोग जो थे, उस बैरिकेड को तोड़ता हुआ, दीवार को फांगता हुआ वो सीधा महाराजा कपूरथला के पैर पे गिर गया। इतनी हिम्मत उसने दिखाई। वो इतना डेंजरस था कि कोई भी भाला लेके या कोई भी गन लेके या कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेके उसको मार सकता था। लेकिन उसका नसीब ऐसा था कि कपूरथला महाराज जो थे, उन्होंने उस बच्चे को देखा, बोला, बेटा क्या हुआ, ऐसा इतना डेंजरस तूने किया है, तुझे चोट लग जाती, तुझे कोई अटैक कर देता। उस बच्चे ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं क्रिएटिव काम करना चाहता हूँ। उसे ये नहीं पता था कि वो कौन सा क्रिएटिव काम करना चाहता है, और वहां पर एक पागल बच्चे की तरह वो नाचने लगा। महाराजा थोड़े से अम्यूज हुए, और कमाल की बात है कि उस पार्टी पर, उस जगह पर, उस जमाने के बहुत बड़े डांस कोरियोग्राफर या डांस क्रिएटर या डांस डिजाइनर, उनका नाम था उदय शंकर जी, वहां पर वो प्रस्तुत थे। इसको भाग्य कहते हैं। महाराजा कपूरथला ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि इस बच्चे को आपकी संस्था में, आपकी एकेडमी में काम दे दीजिए। और वहां से मेरे पिता श्री सरदार मलिक का एक सफर शुरू हुआ, और वो छोटी सी उम्र में उस एकेडमी में एक डांसर बन के उदय शंकर एकेडमी में उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की। और वहां उनकी मुलाकात महान लोगों के साथ हुई जो उस वक्त बच्चे थे, सीख रहे थे, जैसे कि सितार वादक रविशंकर जी जो उदय शंकर जी के भाई थे, मोहन सहगल, सुमित्रा नंदन पंत,
अलाउद्दीन खान साहब से उन्होंने ट्रेनिंग ली, जो वहाँ के म्यूजिक दिग्गज और टीचर थे। अन्नपूर्णा, जो अलाउद्दीन खान साहब की बेटी थी, और इतने टैलेंटेड लोगों का एक कॉस्मिक कनेक्शन हुआ उस पल में, उस उदय शंकर एकेडमी में। मानो कि भाग्य ने वो पल उनकी जिंदगी में लिखा था। बहुत सारे शोज उन्होंने एज अ डांसर परफॉर्म किए। यंग 17-18 साल की उम्र के अंदर वहाँ रशियन बैले होते थे, रशियन आर्टिस्ट वहाँ पर आते थे, जहाँ पर उनकी मुलाकात एक रशियन आर्टिस्ट से भी हुई। और बड़ी खूबसूरत सी एक छोटी सी मोहब्बत की कहानी भी मेरे पापा ने मुझे सुनाई। उन्होंने मुझे बोला कि एक छोटी सी प्यार की कहानी वहाँ पर डेवलप हुई, लेकिन वो उस प्यार को मकाम नहीं दे सके, बिकॉज जल्द ही वो रशियन का जो टीम था या जो बैले था वो वहाँ से चला गया। और धीरे धीरे इनकी एकेडमी में इनकी ग्रेजुएशन हुई। इतने साल गुजरने के बाद उनके जो पार्टनर थे मोहन सहगल साहब, उन्होंने और मेरे फादर श्री सरदार मलिक ने डिसाइड किया कि अब बम्बई चलते हैं, वहाँ पर हम अपना कैरियर बनाएंगे। ये कहानी मुझे मेरे बचपन से हमेशा मेरे पिता थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी कहानी मुझे सुनाते थे और मैं सुनता था, और मेरे दिमाग में एच्ड है ये सारी कहानियां। उनके पल बड़े खूबसूरत और बहुत ही ब्यूटीफुल टैलेंटेड आदमी थे। उस एकेडमी में, उदय शंकर की एकेडमी में, मेरे पिता ने म्यूजिक में ज्यादा रुचि दिखाई, और उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब ने सरदार मलिक साहब में एक म्यूजिक डायरेक्टर या एक म्यूजिशियन का टैलेंट देखा, जहां पर उन्हें फिर बाजा बजाने को वो सीखे और उन्होंने संगीत में ट्रेनिंग ली, और धीरे धीरे क्लासिकल नॉलेज के वो मास्टर होते चले गए। बट क्योंकि उन्होंने बहुत सारा समय एज अ डांस डायरेक्टर गुजारा था, तो उन्होंने सोचा कि अब हम जब बॉम्बे जाएंगे तो हम कोरियोग्राफर्स या डांस डायरेक्टर बनते हैं। तो मोहन सहगल साहब और सरदार मलिक जी दोनों दोस्त थे, और वहाँ पर उन लोग बम्बई गए और फिल्में करने की कोशिश की। कुछ फिल्में मिली एज अ कोरियोग्राफर एंड डांस डायरेक्टर, लेकिन वो कहीं अपने आप को उसमें ढाल नहीं सके। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये हम कर क्या रहे हैं। और वहाँ की जो जर्नी थी डांसर्स के साथ, और डांस डायरेक्शन करना और कोरियोग्राफी करना, धीरे 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 दोनों दोस्तों को ये समझ आया। एक दोस्त को समझ आया कि उसकी रुचि डायरेक्शन की तरफ जा रही है, राइटिंग की तरफ जा रही है, और एक दोस्त को यानी कि मेरे पिता को समझ आया कि मैं संगीत में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, और उन्होंने संगीत को अपना मेन स्टे बनाया और धीरे 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 एक म्यूजिक डायरेक्टर बन गए। पापा ने बहुत सारी फिल्में की, उनका संगीत बहुत सक्सेसफुल हुआ उनके ज़माने में। सारंगा तेरी याद में उनका सबसे इम्पोर्टेंट गाना था जो बहुत सक्सेसफुल था। इतने सारे गीत उनके खूबसूरत बनाए हुए हैं जो आज तक हमारे फैमिली की परंपरा और हमारी लेगेसी का हिस्सा है। हाँ दीवाना हूं मैं, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मैं कह नहीं सकता, शहर की रात, ए गमे दिल में क्या करूं, आबे हयात के गाने, ठोकर के गाने। मतलब ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट मेलोडिक कंपोजर्स, बट ही वॉज नॉट अ पर्सन, वो ऐसे इंसान नहीं थे कि वो पॉलिटिक्स कर सकें या स्ट्रगल कर सकें। उनमें एक सिंप्लिसिटी थी, एक सिंपल अप्रोच था लाइफ का। जैसे जैसे वक्त गुजरा, उनको मोहब्बत हुई एक बार, और वो थी हसरत जयपुरी लिरिक्स राइटर की बहन बिल्किस। एक बार वो बतौर म्यूजिक डायरेक्टर हसरत जयपुरी से मिले, और काम के दौरान उनको इस चीज़ का एहसास हो गया था कि अगर मैं शादी करूंगा तो इनकी इस बहन से करूंगा। अब वो 14 साल का बच्चा आप देखिए जो भागा था जब वो बॉम्बे पहुंचा, उस 14 साल की एज से लेके 27 साल की एज तक उसने कभी
अपने किसी फैमिली मेंबर से बात नहीं की, ना खतो किताबत हुई, ना किसी तरह का टेलीग्राम गया, ना कुछ, ना उन्होंने इसको ढूंढा, ना इसने कोशिश की, इस बच्चे ने कोशिश की वहां जाने की या उनसे मिलने की। ऑफ कोर्स पार्टीशन हुआ, सेपरेशन हुई, और उस दौरान मेरे पापा बॉम्बे में एक अच्छे खासे म्यूजिक डायरेक्टर बन गए थे, और उनका जो एसोसिएशन था सदाब मलिक साहब का और हसरत जयपुरी का, उस दौरान जब वो गाने उनसे लिखाने जा रहे थे और अपने किसी फिल्म के अंदर उनका गीत चाहते थे, हसरत जयपुरी बहुत पॉपुलर राइटर थे क्योंकि वो शंकर जयकिशन के साथ बहुत कुछ अचीव कर चुके थे ऑलरेडी। तो वहां पर उनकी लव ऑफ लाइफ उनको बिल्किस से वो वाबस्ता हुए और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ। हसरत जयपुरी जी को लगा कि ये जो बच्चा है बहुत अच्छा है, होनहार है, सीधा साधा है, और उनके कैरेक्टर से उनको प्यार हुआ कि ये अच्छा बच्चा है, इसको डेफिनेटली मेरी बहन के लिए अच्छा होगा। लेकिन उनका ये कंडीशन था कि हाउ डू आई, आपकी फैमिली कहाँ है। और इस मोहब्बत की वजह से और इस शादी की वजह से जो वो करना चाहते थे, वो वापस अपने रूट्स को उन्होंने टटोला कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, और वहां पर हंगामा हो गया, और वहां से खतों किताबत शुरू, उनकी फैमिली से खतों किताबत शुरू हुई कि यस, हमारी फैमिली से ये बच्चा है, और ये हमारे बुजुर्ग जो है वेडिंग है। हालांकि कोई आया नहीं, लेकिन उस लेटर्स से या उस एक्सेप्टेंस से कि ये एक अच्छी फैमिली से है, तो हसर साहब को उस चीज़ की खुशी हुई। लेकिन अकेले निहत्ते थे वो बॉम्बे में, और 27 साल की उम्र में मेरे पिता ने बिल्किस मलिक से शादी कर ली। और उसके बाद मानो एक तूफान सा उनकी जिंदगी में आया। हम 3 बच्चे थे, अन्नू, अब्बू, डब्बू, अनवर मलिक, अबरार मलिक, इसरार मलिक। मेरे पिता के पास सच्चाई थी, अच्छा संगीत था, मोहब्बत थी, प्यार था, केयर था। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा चीज़ें कर नहीं पाए। धीरे 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 उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा सैलाब आया जिसकी वजह से वो अपने आप को संभाल नहीं पाए, अपनी फैमिली को संभाल नहीं पाए। एक ऐसा दौर आया, एक संगीतकार जिसने अपने समय में अच्छा समय देखा, अच्छा संगीत किया, एक ऐसा समय आया जब उसे एहसास हुआ कि मुझे अगर मेरा घर चलाना है और मुझे अपनी फैमिली को बचाना है, तो शायद मुझे एक साजिंदा बनना पड़ेगा, एक म्यूजिशियन बनना पड़ेगा। और उन्होंने कोशिश की। अपने ब्रदर इन लॉ हसरत जयपुरी को कहा कि मुझे किसी तरह कुछ काम दीजिए ताकि मैं अगर मुझे गाने नहीं मिल रहे, म्यूजिक डायरेक्शन का काम नहीं मिल रहा, तो मुझे एटलीस्ट कुछ ऐसा काम मिले जिससे मैं कुछ रोजी रोटी कमा सकूं। और वो बतौर म्यूजिशियन, एक इंसान जिसने थिएटर में एज अ म्यूजिक डायरेक्टर काम किया, एज अ म्यूजिक डायरेक्टर चीज़ें की, आज वही इंसान को उसी स्टूडियो में जा करके बैठना है और वहाँ पर एक म्यूजिशियन का काम करना है। वो कोशिश में भी वो नाकाम रहे, बिकॉज जो वहाँ के दिग्गज संगीतकार थे उन्होंने कहा कि सर आप हमारे गुरु भाई हैं, इतने महान आदमी को हम कैसे करके एज अ म्यूजिशियन बिठा देंगे, तो आप ये 300 रुपये रख लीजिए और आप मत बैठिए। तो मेरे पिता ने कहा कि मैं काम किए बगैर पैसे लूं, ये मुझे अ, मंजूर नहीं है। और वो अपनी उदासी में और खामोशी में वहां से चले गए। जाते जाते उन्होंने अपने दिल में ये तय कर लिया कि मैं अब संगीत की दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता हूं। एक शाम उन्होंने अपने सारे रिकॉर्ड्स, अपने सारे गीत जो उनके घर में उनका कलेक्शन था, उनकी सारी चीजों को उन्होंने समंदर में डाल दिया। दिल कभी कभी ऐसा लगता है कि ये एटीट्यूड शायद उनका गलत था, पर वो इतने हताश हो गए थे अपने बच्चों के लिए। एक ऐसा समय आया, उनको ऐसा लगा शायद हम अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए पास में ही जहाँ रहते थे वहाँ पर अगर पपीते का कोई पेड़ है
तो वहाँ से कच्चे पपीतों को तोड़ के राई में अपने बच्चों को खाना बना के खिला दें तो उस दिन का खाना बच्चे खा सकें। तो इतना बड़ा जो सेटबैक था, उस सेटबैक को हैंडल नहीं कर सके और एक कमाल की कहानी डेवलप हुई उसके बाद कि एक पिता जो हताश हो गया, एक पिता जिसने संगीत से ही हार मान लिया, उसने ये सोचा कि अपने बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और उनको बहुत सक्सेसफुल बनाऊंगा ताकि वो एक नॉर्मल जिंदगी जी सकें और वो ऐसा काम कर सकें जो रियल वर्ल्ड में रियल लोग करते हैं, एजुकेशन प्राप्त करके अच्छी नौकरियां और सब कुछ हो। और उनका जो एल्डर बच्चा था वो एक चाइल्ड प्रोडिजी था, अनु मलिक। उस बच्चे के अंदर इतना संगीत कूट कूट के भरा था और उसके दिल के अंदर अपने पिता की इस हार को बर्दाश्त करने की जो इमोशनल अपहीवल थी, वो अपने पिता को इस तरह देखकर हमेशा सोचता था कि मैं इसी लाइन में अपना नाम करना चाहता हूं। मेरे पिता खामोश, मायूस और अकेलेपन में खो गए और अपने बच्चों को बोल दिया कि पढ़ो, लिखो, बड़े बनो और अपने सिंपल सी नौकरी करके अपनी जिंदगी गुजारो। उन्होंने अपने बच्चों को संगीत भी प्रोफेशनली नहीं सिखाया बिकॉज वो उस गली में जाना ही नहीं चाहते थे। और इस मिरेकल किड ने, अनु मलिक की मैं बात कर रहा हूं, उसने अंदर ही अंदर ये डिसाइड कर लिया था कि जहां मेरे पिता ने हार मानी है, जिस कार्य में, जिस करियर में, जिस म्यूजिकल वर्ल्ड में वो हताश होके गए हैं, मैं वहां जीतूंगा, मैं वहां अपना नाम बनाऊंगा। लेकिन उसने अपने पिता से कहा नहीं और अपनी एजुकेशन को उसने पूरा किया। और उसी दौरान अब्बू जो हमारा मुझसे एल्डर है और मैं, हम लोगों ने अलग अलग तरह की नौकरियां लेना शुरू कर दिया। मेरा बड़ा भाई अपनी संगीत की उस स्ट्रगल में डूबने लगा, उस दुनिया में जाने लगा छुप छुप के। लोगों को पता नहीं था कि वो कंपोजर बनना चाहता है। और एक ऐसा समय आया, एक ऐसा दौर आया, ये 1976 या 77 की बात है कि मोहन जोटी साहब ने एक पिक्चर ऑफर की मेरे पिता सरदार मलिक जी को, इतने सालों बाद, कि सर आप इस पिक्चर का संगीत दीजिए, जिसमें बिंदु हीरोइन थी और उस पिक्चर का नाम शायद हंटर वाली 77 था। तो बड़े खुश हुए और पिता को ऐसा लगा कि शायद मेरी एक नई जर्नी शुरू हो रही है। लेकिन जब वो उस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गए, अपनी फैमिली के लिए गए, और बहुत सालों बाद जब वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहुंचे तो वहां पर उनको एहसास हुआ कि जो मेरा बच्चा है अनु, वो मुझे हर चीज पे हेल्प कर रहा है, हर चीज के अंदर मेरी डायरेक्शन में हेल्प कर रहा है, मेरे गानों की अरेंजमेंट में हेल्प कर रहा है। और वहाँ वो टैलेंट डिस्कवर होते 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 मेरे पिता ने सोचा शायद ना मैं गलती कर रहा हूँ। और वो फिल्म उन्होंने 1977 की फिल्म थी, वो हंटर वाली 77, जो उन्होंने बोला कि अब मेरे बेटे का नाम आएगा। वो बाप जो अपने बच्चों को संगीत की दुनिया से दूर ले जाना चाहता था, उसने वो फिल्म जो उनको मिली, वो फिल्म उन्होंने अपने बेटे को कहा कि बेटा तुम अपनी संगीत की इस जर्नी को यहाँ से स्टार्ट करो। छोटी सी फिल्म थी और बखूब उस बच्चे ने काम किया। हालांकि वो इतिहास के पन्नों में कहीं भी मशहूर नहीं या कहीं लिखा नहीं, वो माना भी नहीं जाता कि वो पिक्चर कहीं, उनकी फिल्म कहीं फेमस हुई। लेकिन एक छोटी 18 या 19 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में संगीत की दुनिया में ये उनका पहला सफर था। और यहाँ से हमारी संगीत की परंपरा जो है वो अगले पड़ाव तक पहुंची। मेरे पिता एक सॉफ्ट स्पोकन थे, बहुत सिंपल आदमी थे। कुछ ऐसी बातें मुझे याद आती हैं कभी कभी
कि जब उन्होंने संगीत छोड़ा तो कभी वो टेबल बनाने में बिजी हो गए, कुर्सियों और कारपेंटरों से मिलके मैन्युफैक्चरिंग में बिजी हो गए, जो उनका काम नहीं था। बड़ा अजीब लगता था हम लोगों को, ये क्या कर रहे हैं। कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए लेकिन संगीत और फिल्म से नहीं, कुछ भी करें ताकि उनकी फैमिली को कुछ पैसा मिले। उस दौरान उन्होंने फिर एक फिल्म भी स्टार्ट की एज अ प्रोड्यूसर, जिसमें जितेंद्र जैसे स्टार को लिया और नीतू सिंह जैसी एक्ट्रेस थी और एक दो नए कैरेक्टर्स थे। और उस जमाने में फाइनेंस लोगों से लिया जाता था और पिक्चरें बनाई जाती थी। वो पिक्चर कभी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन दो तीन चीजें हैं एज अ यंग चाइल्ड जो मैं कभी भूला नहीं। मुझे आज तक याद है कि एक जितेंद्र जी का, जो हमारे एक्टर हैं, उनका घर बांद्रा में कहीं था। मैं शायद 10-12 साल का होऊंगा, और मेरे माइंड में पता नहीं क्यों ऐसा था कि उनको डेट नहीं मिल रही थी शायद जितेंद्र जी की, तो वो कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे, और शायद वो पिक्चर के जो डायरेक्टर थे उनके साथ कुछ अनबन हो गई थी एक्टर के, उनका कैपेबिलिटी डायरेक्टर की नज़र नहीं आती था। और ये सारी चीज़ें जो है ना, मेरे अंतरात्मा में घुस चुकी हैं, मतलब कि ये चीज़ें मैं कभी भूलता नहीं। और शायद इस पॉडकास्ट के द्वारा एक बार मैं बोल दूंगा तो शायद ये वंस एंड फॉर ऑल छप जाएगी, और शायद मेरी जिंदगी में एक चेंज आएगा जिससे मैं ये चैप्टर्स सब हल्का हो जाऊंगा, बोल के एक बोझ मेरे दिल से निकल जाएगा। और वो बिल्डिंग कुछ निभाना थी या पता नहीं, कोई बांद्रा की कोई बड़ी बिल्डिंग थी। मुझे आज तक याद है, लिफ्ट में गए और वो जितेंद्र जी के फादर का घर था, और वहाँ पे और उन्होंने बेल बजाई कि दैट वाज हिज फाइनल ट्राई कि मुझे डेट मिल जाए जितेंद्र जी की। और जब अंदर अंदर गए और वो आए, और जिस तरह से उनको इंसल्ट किया गया और कहा गया कि ऑफ कोर्स किसी के भी घर पे जाके किसी की भी प्राइवेसी को अटैक करना भी डेंजरस है, गलत है, हो सकता है, लेकिन जिस तरह से मेरे फादर की उस दिन इंसल्ट हुई, मैं अपने पिता को देखते रह गया। और उनकी चेहरे को मैं पढ़ रहा था कि उनको अंदर आने की भी वेलकम नहीं थी, और बोला कि आप ये ना इस तरह की बदतमीजी मत करिए, हमारे घर तक मत आइए कि आपको डेट चाहिए या आप यहाँ खड़े हैं एंड ऑल दैट। और दरवाज़ा बंद करके उन पे बंद कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि एक्चुअली जब स्टारडम आती है, सक्सेस होती है, तो आदमी अपनी प्राइवेसी चाहता है, कोई भी उल्टे मुंह चले आए, नॉक करे, ये करे, ऐसा हो नहीं सकता। बट मेरे पिता का वो हारा हुआ चेहरा, टूटा हुआ चेहरा मेरे दिलो दिमाग पे, मैं देखता रह गया अपने पापा को कि ये क्या दुनिया है, इनके साथ क्या हो रहा है। और उसी टेंडर एज के अंदर मैंने ये सोचा कि शायद मुझे काम करना पड़ेगा, शायद मुझे कुछ भी करके अपने घर में दो पैसे भी अगर मैं अरेंज कर सकूं, या 200, 250, 300, 400 जितना भी अर्न कर सकूं, और मैं अपनी अम्मी के हाथ में दे सकूं, तो इट विल बी गुड फॉर द फैमिली। ब्रेकिंग पॉइंट था, एक मासूम बच्चा अपने पिता को इस हाल में जब बहुत सारी जगहों पे या बहुत सारे मोमेंट्स पे देखता है, तो डेफिनेटली उसके साइकोलॉजी पे या उसकी ब्रेन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। कमाल की बात यह है कि जब हम सक्सेस देखने लगे, हम इन द सेंस के मेरे भाई ने बड़ी कड़ी मेहनत की, बड़ी, ये कहानी उनकी नहीं है, ये कहानी मेरे पिता की है। उन्होंने अपने बच्चे की उस सुपर डुपर हिट सक्सेस को देखा, लेकिन कहीं इंक्लूसिव सक्सेस नहीं देखी, जिसको कहते हैं ना कि आप अपने बेटे के उरूज और सक्सेस में भागीदारी बन सको। वैसी भागीदारी मेरे पिता ने नहीं देखी। वो थे, वो खुश थे, लेकिन वो आउटसाइड थे। उनको कभी ये मौका या पोजीशन नहीं मिली जिसको बोलते हैं इंक्लूसिव सक्सेस, वो सक्सेस जो वो अपने बेटे के साथ रहकर उसकी सक्सेस और वेल्थ और अबंडेंस को शेयर कर सके। इसकी जिम्मेदारी मैं भी लेता हूं कि मेरे पिता ने वो आइसोलेशन, हाँ, 3 बच्चे होने के बावजूद देखा।
मेरे पिता को हम बच्चों ने किसी लेवल तक वो प्यार या वो पोजीशन नहीं दी जो हमें देनी चाहिए थी या जो वो डिजर्व करते थे। आज इस पॉडकास्ट में ये मेरी पहली कहानी थी। नेवर टू लेट जो मेरी किताब है, उसमें मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के बारे में सिंगल पेजेस में कहा है, लेकिन ये पॉडकास्ट जो है, ये पॉडकास्ट हमारी अनटोल्ड स्टोरी है। ये एक इमोशन है जिसको मुझे एक पॉडकास्ट के द्वारा ही लोगों तक पहुंचाना था, और इतिहास में ये मेरा पॉडकास्ट हमेशा लोगों को याद रहेगा, ये मेरा यकीन है। थैंक यू।